हेलो मेरे प्यारे क्लास 6 के विद्यार्थियों, मैं गोविंद कुमार साहू। आज फिर से मैं आपको आपके प्रथम अध्याय भोजन के स्रोत, आगे जो हमारा टॉपिक बचा हुआ था उसको आज मैं पढ़ाने चल रहा हूं। तो आशा होगी कि आप सभी मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखे होंगे और उसकी सहायता से आपने अपनी पढ़ाई ज़रूर की होगी। तो आज हम सभी कल हमारी सारी चीज़ें हो गई थी। भोजन की आवश्यकता, भोजन के कार्य और पोषण तक हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पादपों में पोषण। तो पादपों में कल मैंने थोड़ा बहुत कुछ बताया था कि पादपों में जो पोषण है दो तरीके का होता है, एक तो स्वपोषण विधि द्वारा और दूसरा परपोषण विधि द्वारा। तो आज हम लोग यही समझते हैं कि पादपों में पोषण, पहला है हमारा स्वपोषण विधि और दूसरा है परपोषण विधि। तो स्वपोषण किसे कहते हैं या स्वपोषी पहले समझना चाहिए। स्वपोषण विधि को समझने से पहले हमें स्वपोषी समझना चाहिए। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या स्वयं निर्माण करते हैं, उन्हें ही स्वपोषी पौधे कहते हैं। ठीक है, तो आपने समझा कि स्वपोषी क्या होता है। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। और स्वपोषण को समझने के लिए स्वपोषी समझ चुके हैं, तो ऐसे जीव, ऐसे स्वपोषी जीव जो अपना भोजन, या कह सकते हैं स्वपोषियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। समझ में आई बात? एक बार फिर से, स्वपोषियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उन्हें ही हम स्वपोषण कहते हैं या स्वपोषण विधि कहते हैं, जिस विधि द्वारा स्वपोषी का भोजन निर्माण होता है। इसमें है, जैसे है पहला स्वपोषण में हमारा है इसमें प्रकाश संश्लेषण। आपने अभी तक क्लास 7 में पहुँचे हैं, 6 में आई थिंक पढ़ा ही होगा आपने प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो यहाँ पे पौधे अपने हरित पत्तियों द्वारा, जो हरी पत्तियाँ होती हैं उसमें प्रकाश की उपस्थिति में, या पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है या पर्णहरित जिसे कहते हैं, पर्णहरित या क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो यहाँ पे पौधे के कुछ भाग रहते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण में जड़, जो कि मिट्टी के अंदर से खनिज लवण और जल का पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करता है, और विभिन्न शिराएँ होती हैं, तथा पत्तियों में क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है। और उसके बाद सूर्य, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, वहाँ से प्रकाश पाकर पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। इस प्रकार हमारी यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, या कह सकते हैं पौधे द्वारा पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति तथा प्रकाश के द्वारा संचारित प्रक्रिया ही हमारी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आइए देखते हैं, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का कुछ अभिक्रियाएं या समीकरण दिया गया है, जैसे कि 6CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 1 अणु जल H2O, प्रकाश की उपस्थिति में, एरो है, साइन हमने लगाया हुआ है, प्रकाश है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है ये अभिक्रिया, जब कार्बन डाइऑक्साइड, जब पेड़ पौधे में 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 1 अणु जल के प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो हमारी रिएक्शन होती है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है जी? कार्बोहाइड्रेट, जिसका हमारे पास यहाँ पे रासायनिक सूत्र है 6C6H12O6, और 6 अणु जल के बनते हैं तथा 6 अणु ऑक्सीजन के मुक्त होती है। हमने ऑक्सीजन के लिए गैस का साइन बना रखा है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे 6O2। तो हमारी ये प्रकाश संश्लेषण की अभीष्ट प्रक्रिया हो गई। आगे चलते हैं हमारा परपोषण में। यहाँ पे हमारी आपके पुस्तक में दे रखा है करके सीखिए। आप लोग देखिए, करके सीखिए में एक पौधा बना रखा है, और यहाँ पे उद्देश्य, प्रक्रिया और निष्कर्ष बना रखा है कि एक पौधा लीजिए, गमले में पौधे को बहुत अंधेरी रात में रखा जाए तो गमले की पत्तियों को शर्करा ह्रास होता है। मतलब जो शर्करा क्या है जी, भोजन के रूप में अलग स्टोर करने के रूप में जो रखी जाती है वो शर्करा हमारी कहलाती है। शर्करा में ही सारा भोजन संग्रहित किया जाता है।
तो यहाँ पर क्या होता है, शर्करा हानि होती है, मतलब भोजन नहीं बन पाता है, जिससे पेड़ पौधा अच्छे से विकसित नहीं हो पाता और सूख जाता है। आगे देखते हैं जी, परपोषण विधि में। परपोषण विधि में क्या है, परपोषण विधि क्या कहलाती है, ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो परपोषी जीव कहलाते हैं। या परपोषी जीवों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, जो भोजन ग्रहण किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, परपोषण विधि कहते हैं। और आगे देखिए, परपोषण विधि में हमारे पास यहाँ पे 4 तरह के अन्य जीव हैं। एक तो परजीवी है, दूसरा है मृतपोषी है, उसके बाद तीसरा है सहजीवता। परजीवी देखिए क्या कहते हैं, वे परपोषी जो कि दूसरे सजीवों के शरीर पर रहते हैं तथा उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी क्या कहलाते हैं, ऐसे जीव जो कि दूसरे सजीव प्राणियों के शरीर पर रहते हैं और उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे पौधों में अमरबेल है, अमरबेल क्या करती है, किसी अन्य पौधे के ऊपर जल चढ़ती है, बेल लताएं उसकी चढ़ती हैं, जिससे वो अपना सारा भोजन उस पेड़ के माध्यम से ग्रहण कर लेता है। चूसक ग्रंथियां होती हैं, उनसे ग्रहण करता है। उसी प्रकार से सजीव प्राणी जैसे मनुष्य ले लीजिए, या गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इन पर कुछ न कुछ अन्य जीव रहते हैं, जैसे किल्ली, जूं, पिस्सू, ये भी क्या है, एक प्रकार के परजीवी हैं। ये क्या करते हैं, ये अन्य जीवों से अपना भोजन ग्रहण कराते हैं। तो हम कह सकते हैं सीधी सीधी बातें कि ऐसे जीव जो दूसरे सजीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या ग्रहण करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। आते हैं मृतपोषी क्या होते हैं, वे परपोषी, ऐसे परपोषी मतलब जो दूसरे के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे परपोषी जो कि सजीवों के मृत, सड़े एवं गले, वे परपोषी जो किसी दूसरे सजीवों के सड़े गले अवशेषों को अपना भोजन बनाते हैं या भोजन करते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, मृतपोषी कहलाते हैं। मृत मीन्स मरा हुआ, मरेगा, मरने के बाद क्या होता है, किसी चीज़ का सड़ जाता है या गल जाता है। ये ज़्यादातर क्या है, बैक्टीरिया, ऐसी चीज़ों में आती हैं, बैक्टीरिया आती हैं आपकी, जो जीवाणु होते हैं, विभिन्न तरह के जीवाणु क्या करते हैं, किसी भी सजीवित प्राणी, चाहे लकड़ी हो या किसी प्रकार का मनुष्य हो या कोई जंतु का हो, जब वो सड़ जाते हैं तो उनको ये खाते हैं। तो ऐसे परपोषियों को ही क्या कहते हैं, मृतपोषी कहते हैं। उसके बाद है आपका सहजीविता। सहजीविता क्या होता है, इस प्रकार के परपोषण में, सहजीविता में इस प्रकार के परपोषण में 2 प्राणी साथ साथ रहते हैं। क्या रहते हैं, 2 प्राणी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो हमारा सहजीविता में इस प्रकार के परपोषी में क्या कहते हैं कि 2 जीव, 2 प्रकार के, 2 अन्य प्रकार के जीव एक साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, मतलब एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और अपना वृद्धि करते हैं। तो जैसे में है, इसमें उदाहरण के रूप में लाइकेन और फफूंद है। क्या चीज़ है जी, लाइकेन और फफूंद। इसमें 2 चीज़ एक साथ रहकर कार्य करेंगे, जैसे के रूप में, उदाहरण के रूप में लाइकेन है और फफूंद है। लाइकेन और फफूंद क्या करती है, देखते हैं। लाइकेन और फफूंद दोनों एक साथ साथ रहते हैं, जो कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। आप सभी देखते हैं कि भोजन में क्या होता है कि लाइकेन मतलब ये आपका भोजन, कोई यदि नमी हो जाती है तो भोजन सड़ता है, लिपलिपा आ जाता है, उस पर हरे या सफ़ेद रोवेदार फफूंद पड़ जाती है। जितना वो लिपलिपा चिपलिपा होगा वो क्या, या लसलसा होगा, उतने ही उसमें फफूंद होती रहेंगी। तो इसमें 2 तरीके के अन्य एक साथ में रहकर अपना ग्रोथ करते हैं या विकास करते हैं। आइए आगे चलते हैं मांसाहारी पौधों के में। कुछ ऐसे मांसाहारी पौधे कौन हैं, कुछ पौधे भोजन के लिए जंतुओं पर निर्भर करते हैं। तीसरा इसी में आ रहा है, मांसाहारी पौधे में कुछ ऐसे पौधे होते हैं, मांसाहारी पौधे होते हैं जो कि जंतुओं पर निर्भर करते हैं, अर्थात मांस को खाते हैं। वे ऐसे पौधे मांसाहारी पौधे कहलाते हैं। इस प्रकार के पौधे हमारे पास 2 तरीके के हैं, एक
घटपर्णी का पौधा है और दूसरा वीनस फ्लाई ट्रैप है। एक बार चित्र आप सभी देख लीजिएगा। ये घटपर्णी का पौधा है और इधर दूसरा है हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये क्या होता है, हमारा घटपर्णी का पौधा केतली के आकार का होता है, केतली का आकार का होता है और इस पे क्या होते हैं जी, ढक्कन होते हैं। ऐसे टाइप में इसका ग्राफ होता है और इस पे एक ऐसा कैप नुमा होता है। जब कोई जीवित या कीट पतंगा इस पर आकर बैठता है तब ये क्या होता है, कैप क्लोज हो जाता है, जिससे क्या हो जाती है, उस जीव या उस कीटाणु की या कीट पतंगे की मृत्यु हो जाती है और ये पौधा इसको अपना ग्रास कर लेता है या ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार से हमारा वीनस फ्लाई पौधा है जो कि दांते नुमा बना रहता है। इसका जबड़े जैसा मुख दिखता है और इसमें दांते नुमा बने रहते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है इस पौधे का कि यदि कोई इसमें कीट बैठता है तो जब ये अपना जबड़ा या मुख बंद करता है तो इसके कांटों में ही फंसकर उसकी मृत्यु हो जाती है और वो छटपटाता हो रहता है और आसानी से वो पौधा क्या कर लेता है, इसको ग्रास बना लेता है। आप सभी ने यदि कार्टून मूवी देखते हैं तो उसमें देखते हैं, या भीम का भी आता है, उसमें भी आप सभी ने देखा होगा कि ऐसे पौधे उसमें भी दिखाए गए थे, जंतुओं को खाने वाले। कुछ पौधे इतने बड़े होते हैं कि कीट पतंगों या बड़े बड़े जानवरों या जंतुओं को भी वो खा जाते हैं पूरे के पूरे। आइए देखते हैं, हमारा है इसमें तो अगला टॉपिक है भोजन ग्रहण करने की प्रकृति के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। यहाँ पर हम तीसरे टॉपिक में पढ़ेंगे भोजन ग्रहण करने के आधार पर, प्रकृति के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। विभिन्न तरह के जंतु क्या होते हैं, हमारे 3 तरह के हैं मुख्यतः जंतु। इसको हमने पहले भी अध्ययन कर लिया है। पहला है हमारा शाकाहारी जंतु, दूसरा है मांसाहारी जंतु, उसके बाद सर्वाहारी जंतु। ये जो नामकरण हुआ या इनका वर्गीकरण हुआ है, इनके भोजन ग्रहण करने की प्रकृति के आधार पर हुआ है। तो आइए पहला हम देखते हैं शाकाहारी जंतु क्या होता है। शाकाहारी मीन्स होता है ऐसे जीव जंतु या प्राणी जो अपना भोजन पौधे या पेड़ों के माध्यम से करते हैं या उनका सेवन करते हैं, शाकाहारी जंतु कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, ऐसे जंतु जो अपना भोजन पेड़ पौधे द्वारा प्राप्त वस्तुओं से करते हैं, जैसे हमारा गेहूं हो गया, अनाज हो गया, या फल फूल हो गए, या पत्ते हो गए, ये सभी क्या कहलाते हैं, ऐसे जंतु जो इनको ग्रहण करते हैं, शाकाहारी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद मांसाहारी जंतु, ऐसे जंतु जो अपना भोजन किसी अन्य प्राणी को या जंतु को खाकर करते हैं, ये सब मांसाहारी के श्रेणी में आते हैं। इनमें आपका शेर, चीता, गिद्ध इत्यादि आ जाते हैं। उसके बाद सर्वाहारी जंतु कौन से होते हैं, इसको समझ सकते हैं। सर्वा मीन्स सब, आहारी मीन्स ग्रहण करे, मतलब ऐसे प्राणी जो सब कुछ खाए। सब कुछ मतलब साग सब्जी भी खाए, मांस, अंडा, दूध जो भी है सब कुछ ग्रहण करता है, वो सभी सर्वाहारी के श्रेणी में आते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, ऐसे प्राणी या ऐसे जीव या ऐसे सजीव प्राणी जो अपना भोजन मांस के द्वारा और भोजन के द्वारा करते हैं, मतलब दोनों तरह की श्रेणियों में करते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं आपके जैसे कौवा हो गए, बिल्ली हो गए, कुत्ता हो गए। आपने सभी देखा होगा कौवा रोटी भी खाता है, मांस का टुकड़ा भी खाता है। बिल्ली का भी वही कंडीशन है, बिल्ली दूध भी पीती है, रोटी भी खाती है, प्लस चूहे को भी खाती है, मांसाहारी जीव भी कुछ खाती है। इसी तरह कुत्ता भी है, उसी की श्रेणी में आता है। कुत्ता दूध भी पीता है, रोटी भी खाता है और मांस का टुकड़ा भी खाता है। इसी तरह हमारी भी श्रेणियाँ है, मनुष्य जो होमो सेपियंस है, ये भी सर्वाहारी की श्रेणी में रखे जाते हैं, क्योंकि मनुष्य पौधों से प्राप्त वस्तुएं भी खाता है और जंतुओं से प्राप्त भी वस्तुओं का सेवन करता है। तो आज बच्चों हम सभी ने पादपों में पोषण क्या है
कितने टाइप का ये सीखा, प्रकाश संश्लेषण क्या है ये आज हमने उसकी परिभाषा और उसकी अभिक्रियाओं को सीखा, और परपोषण में जो हमारे 3 टाइप के थे, परजीवी, मृतपोषी और सहजीविता, इनकी परिभाषाओं को सीखा और उदाहरण भी, और मांसाहारी पौधे कितने तरह के होते हैं इनको आज देखा, और भोजन ग्रहण करने की प्रकृति के आधार पर हमने जंतुओं का वर्गीकरण शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के बारे में सीखा। तो बच्चों आज आप सभी की क्लास इतनी ही रहती है। आज अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के अध्याय को चलेंगे, तो आप सभी पुस्तक शीघ्र अतिशीघ्र खरीद लीजिए और साथ साथ पढ़ते चलिए, और हाँ उन नोट्स भी बनाते चलिए। यदि मैं छोटे छोटे चीज़ों को लिख रहा हूँ फ्लो डायग्राम में या लाइन वर्क में करके लिख रहा हूँ, तो इसको आप लिखते कर चलिए, नोट करते, जिससे आपको चीज़ों को आसानी से दिमाग में बैठाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।